बात यह है कि अगर मैं लाहौर बरकत मार्केट से रद्दी वाले अंकल से तोल में ये किताब ना ख़रीदती आज से 12-15 साल पहले, तो मुझे आज कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन का सही तरह से इल्म ना होता। ये रद्दी से ख़रीदी गई किताब मुझे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताती है, मुझे बताती है मेरे राइट्स क्या हैं, लॉ क्या कहता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लिबर्टी बुक्स से ही बुक ख़रीदें। अगर आपकी जेब में गुंजाइश नहीं है तो आप जाएं, एक अच्छी रद्दी वाली दुकान पे जाएं और वहाँ से छांट के अपने इंटरेस्ट के मुताबिक किताबें ख़रीद लें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 की, जिसमें अमेंडमेंट्स की गई हैं। तो हम बात करेंगे कि क्या क्या अमेंडमेंट्स इसमें की गई हैं, कौन कौन से वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन की गई है, कौन कौन से वर्ड्स की डेफिनेशंस को ब्रॉड किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान है बाय मोहम्मद यूसुफ खान एडवोकेट। मुझे नहीं पता कि आज इनकी क्या अपडेट होगी, क्या हो सकता है इन्होंने इस बुक को अपडेट किया हो, लेकिन आज से तकरीबन मैंने ये किताब जो है ये 12 साल पहले ख़रीदी है। और इसके अंदर जैसे ही मैं खोलती हूँ पेज, तो पेज 27 पे लिखा हुआ है लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, और उसके साथ ही हाई ट्रेजन भी लिखा हुआ है। तो 27 पे हम चले जाते हैं और हम देख लेते हैं। तो यहाँ मैं आ गई पेज 27 पे। तो इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 5 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, लॉयल्टी टू द स्टेट इज़ द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, obedience to the constitution and law is the obligation of every citizen wherever he may be and of every other person for the time being with Pakistan। और नीचे ही हाई ट्रेजन लिखा हुआ है जो आर्टिकल 6 है। Any person who abrogates or attempts or conspires to abrogate, subverts or attempts or conspires to subvert the constitution by use of force or show of force or by other unconstitutional means shall be guilty of high treason। इसका सेक्शन 2 है, any person aiding or abetting the acts mentioned in clause 1 shall likewise be guilty of high treason। 3 है, मजलिस शूरा shall by law provide for the punishment of person found guilty of high treason। ठीक है। अब अगर फंडामेंटल राइट्स पे अगर मैं आऊँ, अगर आपको इसमें से नज़र आ रहा है फंडामेंटल राइट्स पे आऊँ, तो यहाँ इसका जो सिक्योरिटी ऑफ पर्सन लिखा है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टीज सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अच्छा, अब हम आर्टिकल 10 देखते हैं। आर्टिकल 10 का हम सेक्शन 4 देख रहे हैं, जो यहाँ रेलिवेंट है हमारे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के, कि नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल बी मेड एक्सेप्ट to deal with person acting in a manner prejudicial to the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, or external affairs of Pakistan, or public order, or the maintenance of supplies or services, and no such law shall authorize the detention of a person for a period exceeding 3 months unless the appropriate review board has, after affording him an opportunity of being heard in person, reviewed his case and reported before the expiration of the said period। ठीक है, ये लॉ ने बता दिया कि अगर कोई बंदा इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस के अगेंस्ट होगा तो उसके लिए हम ये जो अरेस्ट और डिटेंशन का जो हमने इसमें कुछ लेवरेजेस दी हुई हैं कि 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और उसको कुछ राइट्स दिए जाएंगे, तो ये चीज़ें अदरवाइज़ भी हो सकती हैं अगर पब्लिक ऑर्डर, स्टेट इंटरेस्ट, इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ कुछ जाता है, कोई पर्सन या कोई चीज़ स्टेट इंटेग्रिटी या उसकी सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ होती है। बात कर ली हमने
इस रद्दी वाली किताब से। इस किताब में से मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया है, लॉ बता दिया है कि राइट्स आपके क्या हैं और क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अगर सॉवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर या स्टेट इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ जाता है। तो अब हम बात करेंगे उस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो पाकिस्तान में नाफिज हुआ आज़ादी के बाद, और उसके बाद हम 2023 की अमेंडमेंट की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो कौन सा नाफिज हुआ। द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, ये वो एक्ट है जो पाकिस्तान में आज़ादी के बाद नाफिज किया गया। इसकी डेफिनेशंस क्या है, एक्सप्लेनेशंस क्या हैं, देखते हैं। तो देखते हैं कि इसका टाइटल है दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। It extends to the whole of Pakistan and applies also to all citizens of Pakistan and persons in the service of government wherever they may be. Definition इसकी देखें तो any reference to a place to belonging to government include a place occupied by any department of the government, whether the place is or is not actually vested in government. इंपॉर्टेंट बात यहाँ से शुरू हो रही है। एक्सप्रेशन रेफरिंग टू कम्युनिकेटिंग और रिसीविंग इंक्लूड एनी कम्युनिकेटिंग और रिसीविंग वेदर इन होल और in part, and whether the sketch plan, model, article, note, document received, expressions referring to obtaining or retaining any sketch plan, model, article, note or document include the copying or causing to be copied of the whole or any part of any sketch plan, model, article, note or document, and expression referring to the communication of any sketch plan, model, article, note or document include the transfer, transmission of the sketch plan, model, article, note और document। पेज 4 पे हमें डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन मिल जाती है। डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स एनी रिटन, अनरिटन, वर्चुअल, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और एनी अदर tangible or intangible instrument and includes part of such document the plans, measures, activities, contracts, agreements, memorandums, etc. related to procurements of supplies of or sales of munitions that relate to military capability and potential and would be needed by the state in time of peace and war। अच्छा, अब ये सारा छोड़ के आप यहाँ जो है वो फोटोग्राफ इंक्लूड्स एन अनडेवलप्ड फिल्म और प्लेट। प्रोहिबिटेड प्लेस मीन्स एनी वर्क ऑफ डिफेंस, ओरिजिनल, मिलिट्री और एनी फोर्स एस्टेब्लिशमेंट और पार्ट ऑफ बिल्डिंग, ऑफिस और पार्ट ऑफ बिल्डिंग और स्टेशन, माइनफील्ड, कैंप, शिप और एयरक्राफ्ट। ये सारी प्लेसेस यहाँ बताई गई हैं कि ये प्रोहिबिटेड प्लेसेस हैं। फिर नंबर बी पे है एनी प्लेस नॉट बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट वेयर एनी munitions ऑफ वॉर और एनी स्केचेस, मॉडल, प्लान्स और डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग देयर टू आर being made, repaired, gotten or stored under contract with or with any person on behalf of government or otherwise on behalf of government। Number C पे है any place belonging to or used or the purpose of government which is for the time being declared by the appropriate government by notification in the office gazette to be prohibited place for the purpose of this act on the ground। ठीक है, ये सारी प्रोहिबिटेड प्लेसेस की उन्होंने डिफाइन कर दिया है, बता दिया कि ये प्रोहिबिटेड प्लेसेस हैं और ये वो एक्ट है जो पाकिस्तान पे नाफिज किया गया आज़ादी के बाद। ये 1923 का ही एक्ट पाकिस्तान पे नाफिज किया गया। नंबर डी पे प्रोहिबिटेड प्लेसेस पे यहाँ रेलवे, रोड्स, चैनल्स, ये लैंड, ये वाटर लैंड्स, ये सारी यहाँ एक्सप्लेन की गई हैं। लेकिन हमारे जो काम की चीज़ें हम वो देखते हैं। अब यहाँ इन्होंने एनिमी की डेफिनेशन दी गई है कि वर्ड एनिमी का यहाँ मकसद क्या है, यहाँ मीनिंग क्या है। एनिमी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट मीन्स any person who is directly or indirectly intentionally working for or engaged with the foreign power, foreign agent, non-state actor, organization, entity, association or group guilty of a particular act tending to show a purpose that is prejudicial to the safety and interest of Pakistan। स्केच का यहाँ मतलब है, स्केच इंक्लूड्स
any photograph or other mode of representing any place or thing। ठीक है, ये यहाँ चीज़ें आ गई हैं। यहाँ आप अनऑथराइज एक्सेस भी देख लें। अनऑथराइज एक्सेस मीन्स विदाउट ऑथराइजेशन और फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक और वर्चुअल एक्सेस और कॉन्टेक्ट direct or indirect to a prohibited place and information system, applied network, application network, data processed or derived or any such document or resource or prohibited place which is not available for access by general public। अब इसका ऑफेंस देख लेते हैं कि ऑफेंस क्या क्या होंगे। अ पर्सन शैल कमिट एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इफ ही इंटेंशनली for any purpose prejudicial to public order, defense, safety or interest of the state। अब इसमें A, B, C, D, E, F दी गई हैं, explanations हैं, चेक कर लेते हैं। Approaches, inspects, passes over or is in the vicinity of or enters, attacks, destroys or otherwise undermine any prohibited place। ये हमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है 9 मई के वाक़यात के बाद। तो ये सारी चीज़ें हम उसके बाद डिस्कस करना शुरू हुए हैं। तो अब मेरे ख्याल में आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि प्रोहिबिटेड प्लेस पे आप जा सकते हैं, नहीं जा सकते, और अगर आप चले गए वो ऑफेंस हो जाएगा और उस ऑफेंस की पेनल्टीज़ क्या हैं। तो ये हम ऑफेंसेस पढ़ रहे हैं। मेक्स एन स्केच, प्लान, मॉडल और नोट which is calculated to be or might be or is intended to be directly or indirectly useful to an enemy, obtains, collects, records or publishes or communicates to any other person any secret official code or a password or any electronic or modern device, sketch, plan, model, article or note or other document or information in any manner whatsoever which is calculated to be or might be or is intended to be directly or indirectly useful to enemy of the state। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई इसके ऑफेंसेस। causes an unmanned vehicle or device to access, enter। ठीक है, disclosure। अच्छा, यहाँ ये जो डिस्क्लोजर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका भी नेक्स्ट जो है इसको ब्रॉडन डेफिनेशन की गई है अमेंडमेंट के थ्रू। डिस्क्लोजर ऑफ रिटेंशन ऑफ एनी एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू इन्वेंशन, रिसर्च, डेवलपमेंट, production, maintenance, operation, storage and disposal of weapons, equipment or any capability of these forces and access to unauthorized disclosure of which is prejudicial to the safety and interest of पाकिस्तान। पेनल्टीज दे सकते हैं कि इसकी सज़ा क्या है, पनिशमेंट्स क्या है। पर्सन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल बी पनिशेबल where the offence committed is intended or calculated to be directly or indirectly in the interest for the benefit of enemy or is in the relation to any work of defence, military arsenal, naval, military or air force establishment or station, mine, minefield, factory, dockyard, camp, ship or aircraft। अब पेज 7 पे रिस्ट्रिक्शन अगेंस्ट फोटोग्राफ्स, स्केचेस एक्सेट्रा ऑफ प्रोहिबिटेड एंड नोटिफाइड एरियाज। फिर कम्युनिकेशंस विद एनिमी और फॉरेन एजेंट्स टू बी एविडेंस ऑफ कमीशन ऑफ सर्टन ऑफेंस। फिर इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन दी गई है। लेकिन हमने इस एक्ट को देखना है 2023 के अमेंडमेंट्स के मुताबिक। ठीक है, हमने वो जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं उनको नज़र में रखते हुए ये एक्ट पढ़ना है। रिस्ट्रिक्शन अगेंस्ट फोटोग्राफ, स्केचेस, फिर रॉन्गफुल कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, फिर अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ यूनिफॉर्म, फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स है, अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटीज़ है। ये सारी चीज़ें आपने एक बार देख लेनी है, इनका बहुत ज़्यादा पढ़ना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमने इसकी देखनी है कि नेक्स्ट इसकी जो 2023 में अमेंडमेंट्स की गई हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे एक्सप्लेन किया गया है। तो ये 2023 की अमेंडमेंट्स सामने आ गई। 2023 का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट देखा जाए तो इसका टाइटल और इसकी जो कमेंसमेंट है वो है दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट एक्ट 2023। ठीक है, देखेंगे कि इसकी कौन सी डेफिनेशंस को ब्रॉडन किए गए हैं, कौन सी एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं और अमेंडमेंट्स कौन कौन सी दी गई हैं। तो इसके अंदर फॉर क्लॉज 3 द फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, नेमली डॉक्यूमेंट। Document includes any written, unwritten, virtual, electronic, digital or any other tangible or intangible instrument and includes part of such document the plans, measures, activities, contracts, agreement
memorandums etc. related to procurements of supplies of or sales of munitions that relate to military capability and potential and would be needed the state in time of peace and war। ठीक है, और फिर इसके बाद munitions है, इसकी भी जो है फर्दर एक्सप्लेनेशन की गई है। ये जो अमेंडेड एक्ट है इसको मैंने यहाँ डाल दिया, आप इसको देख सकते हैं। और अब हम जो अमेंडमेंट्स है, जो इनकी एक्सप्लेनेशंस हैं, एनिमी है, इनको हम देखते हैं, बोर्ड की तरफ चलते हैं और इनको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन इस सबसे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपने इनकरेज करना है ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ और बना सकूँ। तो व्यूअर्स, मेरा नाम है सादिया फ़ारान। आज हम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 के एस्पेक्ट्स देख रहे हैं, जो अमेंडमेंट्स की गई हैं। तो सबसे पहले इसमें जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनकी डेफिनेशन को ब्रॉडन किया गया है, उसको ब्रॉड किया गया है। मैंने ये पूरा एक्ट इस वीडियो में डाल दिया है, आप उसमें देख सकते हैं। नंबर 2, इसमें न्यू मीडिया जो है वो लॉ के एम्बिट के अंडर आ गया है। यानी पहले क्योंकि एक ट्रेडिशनल मीडिया था, न्यू मीडिया नहीं था। अब न्यू मीडिया, व्लॉगर्स, ब्लॉगर्स, जितना वेब है, जितना जो इंटरनेट के थ्रू मीडिया है, उस सारे को इस लॉ के अंडर लेके आया गया है कि अगर ये व्लॉगर्स, ब्लॉगर्स या इस तरह का कोई इंटरनेट या कोई वेब है, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंटरनेट के थ्रू इन प्रोहिबिटेड प्लेसेस के बारे में कुछ रिटर्न, अनरिटर्न, कोई फोटोग्राफ, स्केच, प्लान, मॉडल करती है, तो वो भी लॉ के अंडर ऑफेंस समझा जाएगा और उसकी भी पनिशमेंट होगी। अब यहाँ जो मेन चीज़, जो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर बात की जा रही है, वो है वर्ड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर एक कंटेस्टेबल, एक डिबेट चल रही है, तो हम देख लेते हैं कि यहाँ डॉक्यूमेंट को डिफाइन उन्होंने किस तरह से किया है। एनी रिटन, अनरिटन, इलेक्ट्रॉनिक। अब यहाँ जो लिखा गया ना, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और एनी अदर, तो ये चीज़ें जो है वो इस लॉ में पहली बार लाई गई हैं अमेंडमेंट करके। और एनी अदर टेंजिबल, इंटेंजिबल इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू मिलिट्रीज प्रोक्योरमेंट्स एंड कैपेबिलिटीज़। अब हमें नेक्स्ट देखना है कि एनिमी की फर्दर क्या डेफिनेशन की गई है, इसको फर्दर कैसे ब्रॉड किया गया है। एनी पर्सन डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली working or engaged with a foreign power, foreign agent, as a non-state actor, organization, entity, association or group guilty of a partial action that is, आगे फिर सारे इसको थोड़ा सा prejudicial to the safety and interest of पाकिस्तान, इसकी डेफिनेशन को भी ब्रॉडन किया गया है। अब मैंने आपको इसके मेन एस्पेक्ट्स बता दिए हैं। अब इसकी पेनल्टीज़ क्या है, इनको इन्वेस्टिगेट कौन करेगा, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन क्या है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, मेरी वीडियोस को देखना है, उनको शेयर करना है, क्योंकि अगर आप मुझे इनकरेज नहीं करेंगे तो मैं आगे मज़ीद वीडियोस नहीं बना सकूंगी। आपकी हौसला अफजाई ही मुझे इस चीज़ पे मजबूर करेगी, मुझे एक अर्ज देगी कि मैं ये वीडियोस शूट करूं, बनाऊं, मेहनत करूं। तो आप भी मेरे साथ थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर दें, मेरी हौसला अफजाई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी पार्ट 3 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की, जिसमें मैं पेनल्टीज़, इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा और एक्सपर्ट्स की राय क्या है, और ये अमेंडमेंट्स पाकिस्तान के कौन कौन से लॉ के साथ टकरा रही हैं या कौन कौन से राइट्स के साथ टकरा रही हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।